हेलो जी, सारे कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और वेलकम हो गया आप सभी का इस शानदार एक नए पॉडकास्ट में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा कि एक कोट से कहा जाता है कि सपने वहीं पूरे होते हैं जहां नींद टूटती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पर्सनैलिटी से, एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे एस्पिरेंट से कह सकते हो आप, जिन्होंने बहुत छोटे शहर से निकलकर अपना ड्रीम कंप्लीट किया। आईआईटी तक का सपना जिन्होंने देखा था वहां तक वो पहुंचे। और ना सिर्फ आईआईटी में पहुंचे, उन्होंने आईआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी मास्टर्स की और वहां से वन ऑफ द टॉप प्लेसमेंट भी क्रैक किया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उनमें से एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एमटेक में ऑलरेडी हैं और वो प्लेसमेंट्स की ओर देख रहे हैं कि प्लेसमेंट्स कैसे क्रैक करना है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन विद द सोनू सर। तो हाय सोनू सर, कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। तो ये इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। यस तो सर, यस सर। मैं सो हेलो, हाँ हेलो एवरीवन। माय नेम इज सोनू यादव एंड मैं बिहार से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बिहार से ही की थी 12th तक। उसके बाद मैंने जेईई के लिए ड्रॉप वगैरह लिया, बट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था बैचलर्स के लिए, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात में। फिर वहाँ से मैंने बीटेक किया और ड्यूरिंग बीटेक मैंने गेट का प्रिपरेशन थर्ड ईयर से किया था एंड फोर्थ ईयर दोनों टाइम किया था। तो फर्स्ट टाइम मेरी 1012 रैंक आई थी एंड लास्ट ईयर में मेरा 460 रैंक आया था। एंड उसके बेसिस पे मैंने आईआईटी दिल्ली में एमटेक एआई में एडमिशन लिया। फिर वहाँ से मैंने एमटेक किया एआई में एंड एट ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट मैंने एमटेक का हाईएस्ट पैकेज निकाला होंडा आर&डी जापान में एज एन एआई रिसर्चर रोल। मैं वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और मेरे एमटेक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ग्रेट इंट्रोडक्शन। और सर, मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप एक बिहार के बहुत छोटे से शहर से आते हैं और उसके बाद फिर आपने अपनी इंजीनियरिंग टियर 3 कॉलेज से कंप्लीट की। तो मैं चाहूंगा कि सर ये जो गेट का आइडिया था, गेट की मोटिवेशन कह लीजिए या गेट का इंस्पिरेशन कह लीजिए, आपको कहाँ से मिला? मतलब आपने कहाँ से, मतलब सबसे पहले सोचा कि हाँ यार गेट के लिए प्रिपेयर करना है मुझे। तो देखो यार, क्या हुआ था हमारे टाइम पे कि लॉकडाउन हो गया था। जब मैं सेकंड सेमेस्टर में गया ही था लॉकडाउन हो गया था, फिर हमारे कॉलेज बंद हो गए। फिर मैं घर पे रहा, तो ऐसे लॉकडाउन में एक 1.5 साल तक शायद लॉकडाउन रहा था। तो हम्म। उसमें क्या हुआ, मेरा सेकेंड ईयर एंड होने को आ गया था बीटेक का और मुझे कुछ नहीं आ रहा था। तो मुझे थोड़ा डर सा हुआ कि मतलब क्या करूँ, मतलब यहाँ सी प्रोग्रामिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं बीटेक कर रहा था क्योंकि घर पे पढ़ाई वगैरह नहीं किया था ऑनलाइन। फर्स्ट टाइम पढ़ाई वगैरह हो रहा था तो इतना आइडिया नहीं था। ऑनलाइन कभी यूट्यूब पे क्लासेस चलती थी, कभी कहीं कहीं कोई आइडिया नहीं था, बहुत खराब रहा था। तो फिर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं छोड़ने ही वाला था इंजीनियरिंग, लग रहा था कुछ होगा नहीं, नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट्स आएंगे तो क्या करूँ। फिर मैंने सीनियर्स वगैरह से कॉन्टेक्ट किया तो फिर जब मैं पटना में जेई का तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे एक हम्म। मेरा जो क्लासमेट था, स्टेट जी। भैया थे जिनसे मेरी अच्छी खासी बात होती थी। तो उन्होंने बीटेक कर रखा था एनआईटी से। तो फिर उनसे मैंने एडवाइस वगैरह लिया, बात बात किया थोड़ी देर, तो उन्होंने मेरे को गेट के लिए एडवाइस दिया था कि तुम इसके थ्रू अच्छा मतलब गेट क्रैक करके या तो पीएसयू में जॉब ले सकते हो या एमटेक कर सकते हो आईटी से, फिर वहां से अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। फिर वहां से मुझे गेट का मोटिवेशन आया। ओके ओके, तो आपके वो जो भैया थे उनसे आपने एडवाइस ली जो ऑलरेडी एनआईटी में थे। हाँ दैट्स अ ग्रेट। हाँ जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति अवेलेबल हो जो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो तो वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो सर, मतलब जब आपने गेट का वहां से उन्होंने बता दिया था कि गेट एक एग्जाम होता है, तो सर आपने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने कहाँ से स्टार्ट की थी? लाइक फ्री रिसोर्सेज, सेल्फ स्टडी, या फिर किसी पर्टिकुलर कोचिंग का आपने मटेरियल परचेज किया था? और उस प्रिपरेशन में मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट या जिस पे आपने ज्यादा फोकस किया हो, ठीक है? और आपका मोटिवेशन कैसे बना रहा थ्रू आउट द जर्नी सर? तो देखो, हाँ तो फर्स्ट टाइम पे जैसे मैंने बताया सेकेंड ईयर खत्म हो गया था एंड जब मैं तैयारी शुरू किया तो मैंने सब कुछ सर्च किया गेट के बारे में, क्या होता है, क्या क्या सिलेबस वगैरह एग्जाम का। तो फिर पता चला कि थर्ड ईयर में हम अटेम्प्ट दे सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट फिर लास्ट ईयर हम्म। में। तो थर्ड ईयर का जो अटेम्प्ट होने वाला था तो मेरे पास 6 मंथ बचे हुए थे बस, लाइक सेकंड ईयर तो एंड ही हो गया था, फिर 6 मंथ हम्म। के बाद एग्जाम है।
तो मैंने सोचा कि अभी कोर्सेज वगैरह परचेज करूंगा, पैसे वैसे लग जाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि मतलब थोड़ा सेल्फ डाउट होता ही ना शुरू में सब। और ऐसे भी जेई का मैं ड्रॉप वगैरह लिया तो नहीं हुआ था, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वो डाउट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, सेल्फ स्टडी शुरू किया, यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो अनअकैडमी के चैनल पे मैं मेरे को विश्वदीप सर है, तो उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, उनका कुछ कुछ चेक किया मैंने वीडियो, तो वो बहुत सही लगे। तो उनका मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये दोनों सब्जेक्ट मैंने वहाँ से स्टार्ट किया शुरू में फर्स्ट। फिर मैं वहाँ से पढ़ा तो मोटिवेशन मतलब कभी डिमोटिवेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ना मतलब ऐसे नहीं पढ़ रहा था कि हाँ एग्जाम हम्म। निकालना है, मतलब मैं ऐसे इंटरेस्ट लेके सीख रहा था कि मतलब कंप्यूटर के सब्जेक्ट है उसे मुझे बिल्कुल। सीखना है। तो हम्म। उस तरीके से मैं पढ़ाई करता था। तो जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, सीओ है, वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। उसमें मैं हार्डवेयर के बारे में बहुत चीजें पढ़ते थे, कंप्यूटर वर्क कैसे करते हैं, कैसे अंदर में सारा सिस्टम काम करता है, वो सब पढ़ने में मजा आ रहा था। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उनसे बाकी चीजें पता चल रही थी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो वहाँ से इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैं वैसे ऐसे करके सब्जेक्ट कंप्लीट किया, यूट्यूब से ही पढ़ा। तो डेटा स्ट्रक्चर, सीओए, कंप्यूटर नेटवर्क एंड एल्गोरिथम शायद क्रैश कोर्स टाइप का किया था, और डीबीएमएस, यही 5-6 सब्जेक्ट का एग्जाम था। फिर मैंने गेट का एग्जाम दिया, जस्ट कि मैं सोच रहा था क्वालिफाई वगैरह हो जाऊँ उसके लिए। तो मैंने आधे जो भी सब्जेक्ट पढ़े उससे मैंने एग्जाम दिया, बट हुआ कि मैंने अच्छे से पढ़े थे तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए थे। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए इस सब्जेक्ट से मैंने सारे सॉल्व कर लिए ऑलमोस्ट। तो मेरे 47 मार्क्स बने थे एंड 1012 रैंक आ गई थी थर्ड ईयर। तो उससे क्या हुआ कि काफी मोटिवेशन मिला है, मतलब लोगों को मैंने सुना था कि प्रिपरेशन करते हैं क्लासेस लेके, फिर भी मतलब क्वालिफाई होना भी टफ रहता है इन एग्जाम्स में, बट मेरा हो गया। तो मुझे मतलब अंदर से काफी मोटिवेशन है। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए फिर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी अनअकैडमी, फिर वहां से ओके मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे। ओके ओके। तो सर मतलब आपने बेसिकली 2 बार एग्जाम दिया है। हाँ ओके। तो सर जब जैसे आपके एग्जाम सेकंड टाइम काफी अच्छे स्कोर आया आपका, तो जब आपको आईआईटी दिल्ली मिल चुका था तो उसमें एआई ब्रांच आपको जब मिली तो मतलब आपने वो डिसीजन कैसे लिया कि हाँ मुझे इस ब्रांच में ही जाना है। और जब आप आईआईटी में एंटर किए तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट, बिकॉज हम सभी कहीं ना कहीं टीयर 3 सिटी, टीयर 3 कॉलेजेस से ही आते हैं। तो एक आईआईटी में जाने की वो फीलिंग, आपका पहला रिएक्शन क्या था, वो एक क्या फील रहती है जब कोई टीयर 3 का बच्चा टीयर 3 सिटी से आ रहा हो, तो वो आईआईटी में जाके बड़ी बड़ी चीजें देख रहा होता है, बड़े बड़े शहर में जब आता है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन सर? हाँ, एक्चुअली क्या था कि डिसीजन तो फर्स्ट बताता हूँ। डिसीजन ऐसे लिया था कि मुझे तो एमटेक सीएससी भी मिला था खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी वगैरह में, ओके। और आईटी दिल्ली में एआई, हाँ और जी। आईटी बॉम्बे में भी एआई मिला था मुझे, जो कि ठीक रिसर्च है। था 3 ईयर्स का प्रोग्राम। तो मैंने मतलब सीएससी ले सकता था, बट क्या हुआ कि मुझे मतलब बीटेक में मैंने बताया कि मैंने कुछ ज्यादा सीखा नहीं, बस गेट का प्रिपरेशन किया। तो मुझे ना इंटरेस्ट वगैरह एआई में थोड़ा आ गया था क्योंकि ये थोड़ा न्यू फील्ड इवॉल्व हो रहा था उस टाइम पे, और इसमें बहुत सारी चीजें थी जो मुझे अच्छा लगता था, मतलब कि ऑटोमेटिक चीजें होती है इसमें, ऐसे वैसे पढ़ाई करना होता है, उसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को, तो इंटरेस्टिंग था। एंड मैंने बीटेक के लास्ट ईयर में भी एक प्रोजेक्ट किया था कंप्यूटर विजन से रिलेटेड ही, भले ही मतलब आती नहीं थी, कहीं कहीं से सीख के ही थोड़ा बहुत किया, बट इंटरेस्ट आ गया। फिर एंड उसके बाद फिर फ्यूचर भी लगा कि इसी में है, जैसे ट्रेंड चल रहा था, लग रहा था कि सब कुछ एआई सॉफ्टवेयर की जॉब्स वगैरह जा रहे हैं, हम्म। तो इसलिए मैंने मतलब इस फील्ड में आया। एंड फिर मैंने डिसीजन लिया कि एआई लेते हैं आईटी दिल्ली। तो फिर ओके मैंने ओके आईटी दिल्ली चूज किया। फिर ओके। यार कॉलेज का ऐसा था कि आईटी मतलब आईटी होता है, बिल्कुल। नॉर्मल कॉलेज से कॉलेज हुआ, तो कैंपस भी बहुत छोटा, 20-22 एकड़ का था, कुछ खास नहीं था। यहाँ आए, एंट्री मारते ही मतलब बड़ी सी रोड एकदम, मतलब अंदर में जैसे आप मैं बिल्कुल। रोड जैसे मेन हाईवे होता है उस तरह से हाँ अंदर जी। में रोड्स होते, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड यहाँ पे मतलब स्टूडेंट भी मतलब काफी सिंसियर, कोई इधर उधर नहीं दिखेगा। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट काफी कम मिलेंगे, है ना, बाकी सब इधर उधर में लगे रहते हैं, मतलब फालतू की चीजें करते हैं। आईटी में आ जाओ, जब जहाँ देखो दिन रात जब भी देखो सब पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्राउंड में भी बैठे हैं, कैंपस में या लैब में क्लासेस पढ़ाई के डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वो वॉक भी कर रहे हैं, तो अलग ही यहाँ पे मतलब माइंड सेट है लोगों का, क्रिएटिविटी है, अलग ही सोचने लोग, तो वो थोड़ा इन्वायरमेंट बहुत सही मिलता है यहाँ पे, तो एक मोटिवेशन रहता है कि पढ़ना है। तो वही बिल्कुल। था, मतलब बहुत सही लगा था बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट ईयर। सर।
बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि एक टीयर 3 का बच्चा जब पहुंचता है उसको बहुत ऐसी चीज मिलती है, तो फिर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन और फिर प्राउड फील होता है सेल्फ कि हाँ कुछ किया है लाइफ में। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर। तो सर जब जैसे कि आईआईटी दिल्ली जो वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है हम कह सकते हैं और है भी, तो सर वहाँ का एकेडमिक्स, वहाँ के एकेडमिक्स में ऊपर से आपकी एआई ब्रांच राइट, उसमें भी सर मतलब एकेडमिक प्रेशर होगा, कंपटीशन भी काफी ज्यादा रहता होगा, मतलब हर एक बच्चा वो एक क्रीमी लेयर ही आती है आईआईटी तक पहुंचने के लिए। तो वहां पे आपने एमटेक को मतलब कैसे हैंडल किया, 2 साल आपके कैसे निकले, हाउ यू हैंडल इट? और जो बच्चे इस साल एमटेक में हैं, जो इस साल आ रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं एमटेक, उनके लिए भी उस पर्सपेक्टिव से बताइए कि उनको कैसे करना है अपने एमटेक में, और आपकी जर्नी कैसी रही थी इस 2 साल में आईआईटी के अंदर। आईटी जर्नी तो इजी नहीं थी जैसा हमने सोचा था, क्योंकि देखो गेट में तो बहुत लोगों को लगता है बहुत मेहनत करनी है, बट वो कुछ भी नहीं है, लाइक 5-10% भी नहीं है यहाँ जितना मेहनत करना होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे वही है कि मैं आया तो शुरू शुरू में गया, क्लासेस वगैरह लगी, तो मतलब बहुत कम चीजें समझ में आती है क्लास में। प्रोफेसर जो पढ़ा रहे वो समझ में ही नहीं आता है, बाद में जाके रिविजन करना, फिर उससे रिलेटेड सोर्सेज से पढ़ना होता है। तो शुरू में आया ऐसे ऐसे करके पढ़ाई हुआ, फिर आते ही अराउंड 1 वीक या 10 दिन हुए थे क्लास स्टार्ट हुए, फर्स्ट असाइनमेंट आया। तो टायर 3 कॉलेज में क्या होता है, असाइनमेंट्स आते थे, उसमें 3-4 क्वेश्चन होते थे जो कि क्लास में टीचर स्लाइड से लिख लो, लिखने वाले होते थे, क्वेश्चन आंसर में। यहाँ आए तो सीधे डायरेक्ट मतलब असाइनमेंट ऐसा मिलेगा, प्रोजेक्ट ही टाइप का है, ऐसा ऐसा असाइनमेंट, सारे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट होते हैं। बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखना होता है, कोड तो ठीक है लिख आता है तो लिख सकते हैं, बट लॉजिक बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो बिल्कुल भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको पढ़ाए नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत कम उससे रिलेटेड चीजें पढ़ाए होंगे। आपको उसमें फाइंड करना है कैसे बनाए, उसको ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि ऐसा असाइनमेंट का इवैल्यूएशन भी यहाँ ऐसा होता है कि आपके मान लो आपका एक्यूरेसी है, तो आपका ऐसा रहता है कि जिसका ज्यादा एक्यूरेसी है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो बहुत कुछ बिल्कुल। ऑप्टिमाइज करना होता है, वो सब सोचना होता है, एल्गोरिथम डिजाइन करना होता है, बहुत चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट बात, सेकंड ये कि आपको आपका कोड मैच नहीं होना चाहिए क्लास में किसी से भी, नहीं तो फ्लैग लग जाता है, फ्लैग लगेगा तो आपको मान लो 10 मार्क्स के असाइनमेंट है तो -10 मिलेगा। तो वो ओके। बहुत मुश्किल है कि आप बस लोग स्टूडेंट से क्लास में से डिस्कशन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम अगर कोई इशू है तो, बट कोड एकदम मैच ये नहीं कि इसने कर लिया फिर उसका छाप दिए जैसे टायर 3 में होता है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे खुद से लिखना है, सब अलग होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पूरा चेक करते हैं, किसी का भी कोड 5% में मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा रहता है जो भी मेन लॉजिक। तो डिफिकल्ट था, समझ में नहीं आ रहा था शुरू में तो ऐसा भी था कि छोड़ दूँ क्या करूँ, कुछ हो अरे। नहीं रहा है। और यहाँ के ऐसा भी था कि हमारे सीनियर्स का मतलब प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट बैच था एआई का हमारे सीनियर्स का, हमारा सेकंड बैच था, तो उस टाइम ओके। पे प्लेसमेंट थोड़ा बिगड़ गया था। एंड सीजीपीए बहुत टफ था लाना यहाँ पे, क्योंकि 7 से नीचे सीधी आ गए तो प्लेसमेंट होने से था, क्योंकि 80% कंपनी अलाउ ही नहीं करती है 7 से नीचे सीधी ओके। आने में। हाँ, प्लेसमेंट के लिए आपको फॉर्म ही नहीं भरने देंगे, तो वो प्रेशर था। एंड 7 से नीचे सीधी आने पे आपको स्टाइपेंड भी रुक जाएगा, तो वो भी इशू रहता हम्म। था। तो थोड़ा बहुत इशू था, कैसे कैसे करके फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 7.2 या 3 सीधी आए थे, बच गए थे बहुत हम्म। मुश्किल। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आया, सेकंड सेमेस्टर थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने थोड़े सारे एडवांस कोर्सेज जो भी है ले लिया था। रीज़न ये था क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा, तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है उनके ही रिजल्ट शो होते हैं रेज्यूमे में फर्स्ट ईयर में। तो इसलिए मैंने जो भी एनएलपी हो, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, इन टाइप इस टाइप के जो भी कोर्सेज थे सारे मैंने एक साथ ले लिए थे सेकंड सेमेस्टर। तो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, उसमें लाइक फेल ही हो जाता, इतना टफ हो गया था। किसी दिन मतलब ऐसा है कि आधे घंटे में किसी दिन मैं रेस्ट नहीं लिया हूँ सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि इतना स्टार्टिंग से पूरा सुबह उठो काम कर रहा हूँ सो रहा हूँ, पूरा फुल डे ऐसे ही था, एकदम हेक्टिक रहा था। होते होते कैसे कैसे करके पास हो गए, बट CG 7 से नीचे रह गई थी सेकंड सेमेस्टर में, 6.93 आई थी। तो बट ओवरऑल 7 हो गया था फर्स्ट ईयर का, दोनों सेमेस्टर मिला के, तो उससे हम बच गए थोड़ा हम्म। कि हाँ चलो प्लेसमेंट के बैलेंस आउट थोड़ा हो गया, हाँ। चांसेस है। हाँ, बिल्कुल। हेक्टिक तो बहुत रहा था फर्स्ट ईयर बहुत है। उसके बाद अपना प्लेसमेंट का आ गया, वही है कि मई में आई गेस खत्म होता और रिजल्ट वगैरह भी आ गया था फर्स्ट ईयर का पूरा फुल। फिर हम डीएसए प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे, एंड डीएसए 2 महीने 2.5 महीने की, उसके बाद पैरेलल में मैंने बाकी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, मैथमेटिक्स हो गया एंड एआईएमएल के कॉन्सेप्ट रिवीजन करना शुरू कर दिया था, जो इंटरव्यू में आए प्लेसमेंट प्रिपरेशन। फिर दिसंबर से प्लेसमेंट वगैरह शुरू, उस टाइम पे फिर ये भी है ना, सेकंड सेकंड ईयर से हम लोग का प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू हो जाता है,
तो प्रोजेक्ट जो भी मैम टेक का मेन प्रोजेक्ट होता है 1 ईयर पूरा चलता है, तो फिर उसमें उसका भी काम रहता था, सब देखते थे। लेकिन जो भी था, फर्स्ट ईयर ज़्यादा हेक्टिक रहा था। थर्ड ईयर में यही है कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन था, तो उसके लिए थोड़ा हेक्टिक हुआ होगा, बट इतना हम्म। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर तो ठीक है, चिल है, मतलब प्रोजेक्ट करना है, बस उसमें काम करना है, बाकी है स्टूडेंट के ऊपर ही कैसे जीना है फोर्थ सेमेस्टर को। ठीक है, तो मतलब अच्छा रहा, मतलब कुछ खास नहीं, बस यही है फर्स्ट ईयर थोड़ा अच्छे से निकालना है, प्लेसमेंट लेना है, और बैलेंस करने से 7 तो मेरा था, बट मैं यही बोलूँगा 7.5 है, प्लस ही रखना है तो 8, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं तो कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के। ओके ओके। तो काफी हद तक मुझे लगता है बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरह से उनको अपनी एमटेक की जर्नी लेके जानी है इस 2 साल के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। जैसे कि सर ने बताया, सर ने सब्जेक्ट्स भी थोड़े टफ ले लिए थे सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में। तो सेकंड। हाँ। हाँ, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो सर मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपकी एआई फील्ड थी, तो आप जब नए नए आए थे तो आपको उतनी नॉलेज तो नहीं थी, बिकॉज एक टीयर 3 कॉलेज से बच्चा आता है तो उतनी नॉलेज नहीं रहती कोडिंग एंड ऑल की। तो आपकी एआई फील्ड थी, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स थे एमटेक के अंदर, आपके जो प्रोफेसर थे, उन्होंने कितना इम्पैक्ट डाला आपकी टेक्निकल नॉलेज में, टेक्निकल ग्रोथ पे? आपको कितना इम्पैक्ट पड़ा उस चीज से कि हाँ, यहाँ से मुझे हेल्प मिली है प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेसर? यार देखो, यहाँ पे ये है कि जो भी असाइनमेंट मिलते हैं, अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलती है, क्योंकि मैंने मतलब कोडिंग वगैरह मतलब यहाँ आने से पहले उतना किया नहीं था, तो लगभग नहीं आ रहा आता था। तो यहीं पे सब सीखे हैं, मतलब असाइनमेंट करते करते बीच में जो भी इशू हो रहा है वो सब सीख भी रहे हैं, प्रोग्रामिंग भी सीख रहे थे वगैरह, तो वगैरह वगैरह, तो असाइनमेंट से ही सारी लर्निंग हुई है, मोस्ट ऑफ द लर्निंग। तो अच्छा है, असाइनमेंट अच्छे रहते हैं यहाँ के, तो उससे काफ़ी लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। आपको अगर कोई कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो प्रोफेसर से, वो हेल्प कर ही देते हैं। तो कुछ प्रोफेसर का रहते हैं समझ में नहीं आया, फिर प्रोफेसर ज़्यादा बिजी है तो फिर वो हेल्प मुश्किल है करना, क्योंकि वो फिर उनका शेड्यूल नहीं रहता ना टाइम। बाकी प्रोफेसर्स वगैरह हेल्प कर देंगे, या आपके सीनियर्स हो गए हैं ना, वो सब हेल्प कर देते हैं, हो जाता है। या आपके बैचमेट्स में भी किसी न किसी को कुछ ना कुछ आता है, हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा है ना कि एमटेक में बैचमेट में आपको ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, 3 4 5 स्टूडेंट जो आईआईटी से बीटेक किए हुए हैं, तो वो लोग भी ओके। एमटेक करते हैं, तो थोड़ा प्रेशर रहता है, और हम्म। रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। बिल्कुल, कंपटीशन हाई रहता है। बिल्कुल सही बात है आपका। तो ओके, ऑल क्लियर। तो कमिंग टू द वेरी हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो जो सभी लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए, आई गेस, जो आपका जापान होंडा में करोड़ों का पैकेज जो लगा है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करोड़ों का पैकेज जो लगा है आपका, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट इन आईआईटी दिल्ली, यू ग्रैब इट। सर, तो प्लेसमेंट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? मतलब आपका अप्रोच क्या था? रिज्यूमे बनाना, इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, टेक्निकल राउंड्स के लिए क्या पढ़ा, वो सब हम जानना चाहेंगे। एक बार आप बताइए सर। तो फर्स्ट बात ये है कि डीएसए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, चाहे सॉफ्टवेयर की हो या एआई की हो, उनका फर्स्ट राउंड रहता है ना, जो टेक्निकल टेस्ट होगा, उसमें वो डीएसए क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन टास्क देंगे, मीडियम टू हार्ड में। तो हम्म। मैंने थ्योरेटिकल गेट में पढ़ा ही था, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग पार्ट नहीं किया था, लीड कोड वगैरह। तो जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ, मई में जब रिजल्ट वगैरह आ गया, तो मई मिड या मई एंड से मैंने आईटी शुरू कर दिया था। डीएसए प्रिपरेशन स्ट्राइवर है, एक स्ट्राइवर करके जिनका काफी फेमस है डीएसए, तो उसका डीएसए शीट है जिसमें 450 अराउंड क्वेश्चन है। तो मैंने वो शीट को फॉलो किया था, उसमें जितने क्वेश्चन थे लगभग मैंने सारे कर दिए थे 4 महीने में। फिर वहाँ से मतलब मैंने जो भी डीएसए सीखा, और पैरेलल में एआई मेल के कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी मैंने आईआईटी में पढ़ा था उन्हें रिवीजन किया, नोट्स वगैरह थे, और बाकी जो भी यूट्यूब वगैरह से पढ़ा वो रिवीजन किया, पढ़ा तो उसको तो समझा। एंड मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स जो लोग पूछते हैं भी, और एमसीक्यूज होते हैं, तो उन सबको भी थोड़ा रिवाइज वगैरह किया। और लास्ट में 1 मंथ हमने ग्रुप में भी स्टडी किया था, क्लासमेट में 5 6 लोगों ने भी किया, तो उससे भी काफ़ी हेल्पफुल रहा था। रोज 2 घंटे 3 घंटे हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, तो डाउट वगैरह किसी को तो क्लियर हो जाता था, तो वो भी रहा। ऐसे ही करके हमने प्रिपरेशन किया। रेज्यूमे बिल्डिंग का पार्ट है, तो रेज्यूमे का एक फॉर्मेट आईटी खुद ही देती है सबको, उसको हमें बस फिल करना होता है, अपने प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं। तो जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे, 5 6 प्रोजेक्ट वो सारे मैंने डाल दिए रेज्यूमे में। और बाकी सारा डेटा जो गया, कोर्सेस आपने क्या किए सीखे थे, वो तो खुद आईटी फेच कर देती है, तो हमें बस रेज्यूमे अधिक प्रोजेक्ट वगैरह डालना होता है।
तो वो सब देखो। ओके। तो सर ये जो स्ट्राइवर की शीट आपने बताई है, इसकी लिंक आप मुझे दे दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा गाइस, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ओके सर, तो सर जब आपका प्लेसमेंट हो गया था फाइनली, एंड इट्स अ बिग 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 ड्रीम ऑफ मैनी सर, कि जापान होंडा में आपका प्लेसमेंट हुआ, तो आपने जब घर पे बताया कि यस आई गॉट द पैकेज ऑफ दिस दिस वन एंड इन दिस कंपनी, तो व्हाट वाज द रिएक्शन, व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन, वो मूवमेंट क्या था, वो इमोशंस क्या थे उस समय सर? हाँ हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 1 दिसंबर को इंटरव्यू था, फर्स्ट डे 1 पे मेरा था। तो उससे एक दिन पहले मैं बहुत डिमोटिवेटेड काइंड ऑफ था, क्योंकि सीटी कम थे और थोड़ा बहुत सारा डर रहता है ना अपने अंदर में, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो मैं घर पे भी बोल रहा था प्लेसमेंट वगैरह का पता नहीं क्या होगा, 10-15 लाख के लग जाएंगे पता नहीं, बहुत टफ है मार्केट वगैरह, क्योंकि काफी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग मेरा नहीं आया था। टेस्ट अच्छे भी हुए थे। रीजन ये था मेरे सीजी वगैरह कम थे, मे बी वो 8 या 8.5 में शॉर्ट लिस्ट कर पाऊंगा, ये भी रहता हूँ। एंड हो सकता है कि वो बैकग्राउंड वगैरह भी पता नहीं क्या क्या देखते, बैचलर्स को भी प्रेफरेंस ज्यादा मिल जाता है किसी किसी कंपनी में, तो वो भी हो रहा था। तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड था, तो पेरेंट्स लोग का भी थोड़ा मैंने तो डाउन करके रखा कि ठीक है थोड़ा कम हाई लाइफ है ऐसा, तो वो लोग भी थोड़ा उस टाइप से चल रहे थे। बट डे 1 पे जब हुआ मेरा, तो मुझे भी मतलब बहुत ज्यादा अंदर से खुशी भी थी एकदम, मतलब चेंज हो गया था सब कुछ अचानक से। फिर मैंने बताया पेरेंट्स लोगों को भी, वो लोग भी काफी खुश हुए, मतलब लाइक वीडियो कॉल पे भी मैंने बात करी तो उनकी आंखों से आंसू आ रही थी, मतलब कि एकदम वो होता है ना खुशी, एकदम आंसू, बिल्कुल वो बिल्कुल सब सर, बहुत बिल्कुल। ज्यादा एकदम खुश थे। मैंने बताया इतना इतना पैकेज है ये हम्म। वो, काफी ज्यादा पूरा फुल लाइफ चेंज एकदम से हो गया। अच्छा बिल्कुल मूड था बिल्कुल। एकदम उस टाइम पे, तो अनएक्सपेक्टेड मतलब। बिल्कुल सर, क्योंकि एक टियर 3 कॉलेज से आप आईआईटी के बाद भी फिर आपने मेहनत करना, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, आपने अपना डेडिकेशन कंप्लीट रखा। इट्स अ वेरी वेरी मोटिवेशन, वेरी 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 मोटिवेशन सर। सर जैसे कि आज मैं आपसे चाहूंगा कि अभी बहुत से बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे होते हैं, अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो रहे होंगे जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के, या फिर जो बच्चे गेट निकाल चुके हैं और एमटेक में, मैं आपसे दो मोटिवेशन गोल्डन टिप्स बोल सकते हो, प्रो टिप बोल सकते हो, दो लोगों के लिए मांग रहा हूँ। एक तो उन बच्चों के लिए जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, उनको गेट के लिए कैसा रोड मैप फॉलो करना है आपके अकॉर्डिंग। सेकंड, जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं या जो बच्चे इस साल एमटेक में आए हैं, उनको प्लेसमेंट के लिए प्रो टिप। तो फर्स्ट गेट वालों के लिए यही है कि पहले कोई कोचिंग वगैरह पकड़ो या सेल्फ प्रिपरेशन जो भी करना है, पहले सॉर्ट आउट कर लो कहाँ से क्या पढ़ना है, वो सब एकदम शेड्यूल वगैरह बना के पहले से रख देना कि इनसे ये पढ़ना है, इन टीचर से ये पढ़ना है। उसके बाद उसको एक एक करके सारे सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करने अच्छे से पढ़ के। सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करना है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट हमने पूरा पढ़ लिया, नोट्स वगैरह अच्छे से बना लिया, फिर उस सब्जेक्ट को रिवीजन करना है और पीवाईक्यू 20-30 साल बैक जाके जितने भी है अभी से लेके 2000 लास्ट 2000 या 1995 तक का सारे पीवाईक्यू सब्जेक्ट बना के फिर उस सब्जेक्ट को रख देना है, फिर दूसरा ऐसे करके सारे सब्जेक्ट भी बनाने, साथ रिवीजन एक एक बार और पीवाईक्यू करना है। जब पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, हमें कंप्लीट सितंबर या अक्टूबर तक कर लेना है। उसके बाद हम एक बार फिर से फुल रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए काफी सब्जेक्ट को पढ़े तो भूल भी जाते हैं, अच्छे से एक बार 1.5-2 मंथ लगेंगे अच्छे से फुल रिवीजन करना है, पूरे नोट्स पढ़ना है सारे सब्जेक्ट का, तो हो जाए। उसके बाद फिर सेकंड स्मॉल सा रिवीजन करना है, वो एक दिन में हो जाएगा। दो रिवीजन हो गया, इसके बाद क्या करना है हमें पीवाईक्यू फिर से सॉल्व करने सारे सब्जेक्ट, 10-15 दिन लगेंगे सारे सॉल्व कर लेने हैं। वो हो गया, इसके बाद क्या करना है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना, मॉक टेस्ट, मतलब जनवरी आ ही जाएगा, दिसंबर मिड आ जाएगा तब तक। हम्म। फिर मॉक टेस्ट देना है और पैरेलल में जो मॉक टेस्ट में लगे कि जो जो चीजें हमसे छूटते हैं कॉन्सेप्ट भी आते हैं उससे जाके रिवीजन करना है, ऐसे ही कर करके प्रिपरेशन करना, तो ऐसे करके अच्छे से प्रिपरेशन करना। ओके। अब एमटेक की बात करें तो जो भी अभी एमटेक में गए हैं या सेकेंड ईयर में अभी प्लेसमेंट आने वाला है, तो सिंपल सी है यार, अगर एमटेक में तो पहले डिसाइड कर लेना है कि मतलब एसटी रोल पे जाना है या एमएल रोल पे जाना है ना, बिल्कुल। इसे को टारगेट करना है। दोनों को अगर आप टारगेट करोगे तो कंफ्यूजन होगा, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगा।
किसी एक रोल को टारगेट करना है, अगर सॉफ्टवेयर का आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए डीएसए काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, तो आप हार्ड लेवल पे प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करो, कंप्यूटर कोडिंग वगैरह भी कर लो। उसके बाद कुछ कोर सब्जेक्ट जैसे ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर सिस्टम डिजाइनिंग वगैरह भी पूछते हैं, तो वो सब भी पढ़ना है। आप उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग। अगर आप एआईएमएल फील्ड में जा रहे हो तो वही डीएसए उसमें भी चाहिए, मीडियम टू हार्ड लेवल, इजी लेवल भी चलेगा। बट अच्छे खासे मतलब सारे टाइप के प्रॉब्लम हो जाने चाहिए, चाहे 500 क्वेश्चन लगे से सारे टाइप के प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो कर लेने हैं। फिर हमें एआईएमएल के जो भी कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग अच्छे से पढ़ना होगी। मशीन लर्निंग से काफी क्वेश्चन आते हैं, कोर मशीन लर्निंग से। फिर एनएलपी हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, इनका आईडी होना चाहिए। रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं, जो जो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम होते हैं वो सब जानना है। ट्रेनिंग वगैरह सब कैसे कैसे होता है, बहुत सारी चीजें वो सब पता मतलब पढ़ना है। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स वगैरह भी हमें पढ़ना है, वो नहीं छोड़ना है। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे रिटन टेस्ट में। क्या हो सकता है वो इंटरव्यू में, अगर मशीन लर्निंग के कोई एल्गोरिथम पूछ रहे हैं, फिर उनके पीछे हाइपोथेसिस वगैरह पूछेंगे, आपको बताना, तो वो सब अच्छे से जानना है। तो वो एआईएमएल में यही है, मैथमेटिक्स हो गया, डीएसए हो गया, और अपना मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन एनालिटिक्स है वो, जो भी कॉन्सेप्ट है वो। उसके बाद जो भी आप प्रोजेक्ट डालो, सो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डालो, और प्रोजेक्ट अच्छे से बनाओ। जो आप डाल रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट डाल रहे हो वो आपको अच्छे जी से पता होना चाहिए, उसमें क्या बिल्कुल। क्या आपने यूज किया, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस हुआ। क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं प्रोजेक्ट से, कि आप इस प्रोजेक्ट में अगर ये सिचुएशन होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको आपके प्रोजेक्ट के आसपास जितने सारी पॉसिबिलिटी है सभी सोचना है, वो समझना है, और उसके सोल्यूशन ढूंढना है। ऐसे प्रिपेयर होकर जाना है, फिर आपसे कोई क्वेश्चन आएंगे बस क्लियर हो जाएगा। ओके ओके। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बहुत अच्छे से आपने अपनी जर्नी बताई, बहुत अच्छे से आपने लोगों को रोड मैप बताया। आई होप स्टूडेंट फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये थी सर की एक इंस्पायरिंग जर्नी, एक छोटी सी जगह से निकलकर आईआईटी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज तक पहुंचे, और वहां से फिर वन ऑफ द टॉप एमएनसी होंडा जापान तक का सफर इनका ऐसे था। आपने पूरी वीडियो देखी। अगर आपको भी अपने सपने पूरे करना है तो आज से ही एक्शन पे काम करना शुरू करो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है आपको। तो मिलते हैं यार इसी तरह किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। To change your